हम लोग सबसे पहले हमारा चैप्टर ही है रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स से, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग का क्लास 11 में जो भी हमारा इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस था बच्चा लोग वो क्या चीज से रिलेटेड था, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, राइट। और क्लास 12 में हम लोग का थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में हमको जो भी पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमको पढ़ना है। तो पहले तो यही तुमको जान लेना है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, राइट, ताकि हम इसको आगे इसको बहुत अच्छे से बढ़ा सकें। चलो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के विषय में। देखो कुछ बेसिक चीजों को समझना है। क्यों समझना है? क्यों? क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक थ्योरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स की थ्योरी को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पूरे इकोनॉमिक्स को दो हिस्से में बांटा जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, दूसरा हिस्सा कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मतलब आई का और ए का फर्क है, लेकिन रियलिटी में जमीन और आसमान का फर्क, बहुत अंतर, राइट। बहुत ध्यान से समझना है। सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ये दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक थ्योरी का। माइक्रो इकोनॉमिक, इसकी पहले बात करते हैं। देखो माइक्रो वर्ड इसमें मेन वर्ड है ना बाबू, तो माइक्रो जो वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड से लिया गया शब्द है। किस लैंग्वेज से लिया गया शब्द है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और ग्रीक भाषा में माइक्रो का मतलब होता है मतलब ये एक्चुअली ग्रीक में माइक्रोस वर्ड से लिया गया, ऐसा बोल सकते। किस वर्ड से लिया गया? माइक्रोस वर्ड से। माइक्रोस वर्ड ग्रीक वर्ड है, इससे लिया गया है। और ग्रीक भाषा में माइक्रोस का मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है स्मॉल। यानी यहां से तो तुमको समझ में आ रहा है कि माइक्रो का जो संबंध है वो किस चीज से है? किसी एक ऐसी चीज जो छोटी चीज है, छोटी आइडेंटिटी से हम लोग यहाँ डील करेंगे। छोटी आइडेंटिटी से डील करने का मतलब क्या है? देखो अच्छे से समझ लो। अच्छा यहाँ पे मैक्रो के विषय में बताया गया, मैं आता हूँ उसके विषय में। पहले समझ लो ये छोटा का मतलब क्या। छोटा का मतलब जब हम लोग किसी एक इंसान की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। किसी एक पर्सन के डिमांड की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। किसी एक फर्म के सप्लाई की बात करेंगे, एक फर्म के सप्लाई की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। किसी एक पर्सन के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या उसके सेविंग्स की बात करेंगे, यानी एक पर्सन या एक फर्म, एक कंपनी, इसकी बात अगर हम लोग करेंगे ना, मतलब छोटे यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो माइक्रोस वर्ड से लिया गया है और माइक्रोस का मतलब क्या होता है बताओ? स्मॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो जो वर्ड है ना ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया और ये वर्ड क्या है? मैक्रोस वर्ड है। क्या है बच्चा लोग? मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब क्या होता है बताओ? लार्ज यानी कि बड़ा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी बड़े यूनिट से ताल्लुक रखता होगा। यानी कि हम यहां पर किसी एक आदमी के डिमांड की बात नहीं करते, पूरे देश के डिमांड की बात करते, पूरे इकोनॉमी के डिमांड की बात करते। किसी एक आदमी के इनकम की बात नहीं करते, पूरे देश के इनकम की बात करते, जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। किसी एक आदमी की सेविंग्स की बात नहीं करते, बल्कि पूरे इकोनॉमिक्स की, माने इकोनॉमी के सेविंग्स की बात करेंगे, पूरे इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, पूरे इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, पूरे इकोनॉमी में जीडीपी की बात करेंगे कि पूरा कितना गुड्स बना, कितना सर्विसेज बना। जब पूरे इकोनॉमी की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का? वो मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो माइक्रो छोटा से ताल्लुक रखता है, मैक्रो बड़ा से ताल्लुक रखता है, यही दोनों में अंतर है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो इनका डेफिनेशन को और डिटेल्स में बताया गया है, ध्यान से समझ लेना है। इनके डेफिनेशन को और डिटेल्स में एक बार बता दिया गया है। क्या लिखा गया है देखो? माइक्रो इकोनॉमिक टेक्स द माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू करते हैं। माइक्रोस्कोप से जब किसी चीज को देखते हैं तो हम लोग किस चीज को देखते हैं? किसी छोटी चीज को देखते हैं ना। माइक्रोस्कोप से किसको देखते हैं? किसी छोटी चीज को देखते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया को, वायरस को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो छोटा चीज को देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो इससे मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी छोटे यूनिट पर फोकस करते हैं, किसी छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पर फोकस करते हैं, किसी एक पर्सन पर फोकस करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है ना बच्चा लोग? इसमें किसी का हम लोग स्टडीज करते हैं इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल का क्या एक्शन होगा या क्या रिएक्शन होगा, या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या छोटा ग्रुप, एक आदमी या छोटे ग्रुप ऑफ पीपल का क्या रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा, वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब इसकी बात करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आ जाएगा? पूरी इकोनॉमी का हम लोग एग्रीगेट कर देते हैं। एग्रीगेट मतलब क्या होता है बताओ? एग्रीगेट मतलब होता है टोटल या सम टोटल। पूरे इकोनॉमी को जोड़ दिया गया, सारा पूरा माने इंडिया का पूरे सारे लोगों का डिमांड जोड़ दिया तो एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब ये क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। सबका सेविंग्स जोड़ दिया
तो पूरे कंट्री का सेविंग्स हो गया, वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हो गया। सबका इनकम जोड़ दिया, पूरे देश के सबका इनकम जोड़ दिया, तो अब वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो गया, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, इसमें नेशनल इनकम आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये टोटल आएगा, हमेशा टोटल की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड दिया है, इसको याद रखना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा सारी बातें। अब देखो हम लोग यहाँ से एक और पॉइंट है, मैं बता दूं, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट से भी आ गया है, इसीलिए मैं तुमको बता देता हूँ क्या, कि माइक्रो इकोनॉमिक जो वर्ड है ना, इसको सबसे पहली बार किसने किया था, इसको किसने यूज किया था, तो उसका नाम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, इसने सबसे पहले इस शब्द को यूज किया किस साल में, 1933 में, ये याद रख लेना। 1933 में रैगनर फ्रिश नाम का जो इकोनॉमिस्ट था, उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया, और इसको यूज करने के पहले, तो इसको यूज किया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट बन गया। लेकिन जब ये नहीं यूज होता था, तो माइक्रो और मैक्रो वर्ड नहीं यूज होता था, तो उस समय क्या यूज होता था, तो लिखा हुआ है कि बिफोर दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी वाज नोन एज प्राइस थ्योरी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, बल्कि क्या बोलते थे, प्राइस थ्योरी बोलते थे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग इनकम थ्योरी बोला करते, राइट। इस टर्म को यूज करने से पहले जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसको प्राइस थ्योरी बोलते थे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, इनकम थ्योरी बोलते थे। कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछ लेता है इसके हिस्ट्री के विषय में। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग यहां से, अब देखो यहां से क्या शुरू हो रहा है, यहां से हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ना, हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब तुम जैसा पढ़े क्लास 11 में पढ़े, अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग सबके सम टोटल को पढ़ने वाले, टोटल को पढ़ने वाले, एग्रीगेट को पढ़ने वाले। अब यहाँ पे पहले चैप्टर जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है हम लोगों का, उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमको पहले समझ लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली निकालना है नेशनल इनकम, हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। लेकिन नेशनल इनकम निकालने से पहले उसके कई सारे एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, पहले तुमको वो निकालना पड़ेगा, उनके विषय में समझना पड़ेगा। जब उसको समझ में आ जाएगा तो नेशनल इनकम निकालना आसान हो जाएगा। अगर इन कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहेगा तो नेशनल इनकम में भी कंफ्यूजन रहेगा। तो पहले हम ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है बच्चा लोग, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। देखो गुड्स का मतलब तो तुम समझते ही हो, गुड्स का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, लेकिन गुड्स का मतलब देखो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में थोड़ा अंतर यहां पर फिर भी आ जाता है। गुड्स हम लोग इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं, एनीथिंग विच satisfies ह्यूमन वांट्स। कोई एक चीज जो ह्यूमन वांट्स को, यानी इंसान की जरूरत को पूरा कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, गुड्स बोलते हैं। कोई एक चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा कर दे, वो चीज क्या कहलाता है, उसके लिए गुड्स कहलाता है, राइट। ये सब तुम लोग पढ़ रखे होगे पहले से, राइट। यूटिलिटी जिसके अंदर होता है ना, यूटिलिटी के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, तो यूटिलिटी जिस गुड्स का कुछ यूटिलिटी है, ह्यूमन के वांट को पूरा कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। अब जो गुड्स होता है ना बच्चा लोग, वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है कंजम्पशन गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। क्या होता है कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं या जिसको हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में या जनरल लाइफ में, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं या जिसको यूज करते हैं, जिसको एंड यूजर यूज करता है, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो मेरा कंजम्पशन गुड्स होता है। कैपिटल गुड्स को हम कंज्यूम नहीं करते, कैपिटल गुड्स से हम कुछ और बनाते हैं, याद रखना। कैपिटल गुड्स आर गुड्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू गुड्स। कैपिटल गुड्स से हम लोग कुछ नया चीज बनाते हैं, उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, राइट। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, यहाँ पे सारा ये बुलडोजर जैसे भी मशीन वगैरह सारा लगा हुआ है, जो भी इसको बोलो रोड बनाने के लिए। तो ये क्यों बनाया गया होगा, ये यूज करने के लिए थोड़ा ना बनाया गया होगा, इससे कुछ और बनाने के लिए बनाया गया होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल गुड्स होगा। लेकिन इन सबको क्यों बनाया गया था, क्या इससे कुछ और बनाने के लिए बनाया गया था क्या, इसको तो खाने पीने के लिए बनाया गया। तो ये मेरा कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, ये मेरा कैपिटल गुड्स हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन डायरेक्टली, जो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए बनाए गए थे टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ताकि ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई किया जा सके, आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। इजी है कि नहीं, डायरेक्टली यूज के लिए जो गुड्स बनाए गए, कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स बनाए गए। यहां से ही तुम शब्द सुने होगे कंज्यूमर,
हम लोग को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर कोई कस्टमर भी कहा जाता है। तो कंज्यूमर जो कंज्यूम करे गुड्स को वो कंज्यूमर, और जिस गुड्स को करे वो कंजम्पशन गुड्स। क्या क्या आ जाता है इसमें? दूध आ जाता है, तेल आ जाता है, कपड़ा लत्ता, जो भी चावल दाल चीनी अंडा मछली चिकन मटन पनीर, जो तुम बोलो, जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाता है कंजम्पशन गुड्स के अंदर। आगे बात समझ में? और हमारा कैपिटल गुड्स क्या हो जाता है? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, उससे कुछ और बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे इसमें मशीनरी आ जाता है, रॉ मटेरियल्स आ जाता है, ये सारी चीजें जो है वो कैपिटल गुड्स में आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? अब कंज्यूमर जैसे गुड्स था और कैपिटल गुड्स था, उसी तरह से अब यहाँ बात हो रही है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, खर्च की बात हो रही है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? तो ऐसा खर्च, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किया गया है या कंजम्पशन के ऊपर किया गया है। कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में या कंजम्पशन में खर्चा जो किया गया है, सीधे हम यूज करते हैं, जिसको एक कंज्यूमर या एक पर्सन यूज करता है जिन गुड्स को, उसके ऊपर जो भी पैसा खर्चा हुआ, जो भी पैसा खर्चा, जो गुड्स हम यूज किए वो तो हमारे कंज्यूमर गुड्स हो गए या कंजम्पशन गुड्स बोल लो। और उसके ऊपर तो तुमको पैसा लगाना पड़ेगा ना, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं इकोनॉमी में। तो उसके ऊपर जो तुमने पैसा लगाया वो तुम्हारे हिसाब से देखो तो तुम्हारा खर्चा है। तो तुमने जितना खर्चा किया किसके ऊपर? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर या कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, वो तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहला जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंज्यूमर गुड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाए उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर मेड ऑन कैपिटल गुड्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर हम लोग कुछ पैसा लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तुम बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है बच्चा लोग? कैपिटल गुड्स के ऊपर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर या कंजम्पशन गुड्स के ऊपर। इजी है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपको पढ़ना है टॉपिक? फाइनल गुड्स पढ़ना और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ना है। बहुत आसान टॉपिक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिनको हम लोग फाइनली बनाते हैं और एंड यूजर कंज्यूम कर जाता है, यूज कर जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि वो बनाया गया है यूज करने के लिए ही, लेकिन हम उससे कुछ और बनाते हैं, उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, उससे कुछ और बनाते हैं तब हम उसको खाते हैं। हमने तुमको फेमस एग्जांपल मिठाई वाला दिया था कि जैसे मान लो दूध से तुमने खोआ बनाया, चाहो तो खोआ भी तुम खा ही सकते हो, लेकिन खोआ से हमने गुलाब जामुन बना लिया, तो इस केस में खोआ क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और हमारा गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? ये फाइनल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन को से हम कुछ और नहीं अब बना रहे, गुलाब जामुन से हम कुछ और नहीं बना रहे, तो गुलाब जामुन हमारे लिए फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स का मतलब जिसको हम लोग फाइनल कंज्यूम करें। अब मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ लो, मान लो कि कोई एक दुकानदार है ना, वो गुलाब जामुन से कुछ और बनाता है। मान लो गुलाब जामुन से वो गुलाब जामुन का, मान लो चलो गुलाब जामुन का कोई पराठा बनता है, गुलाब जामुन ही पनीर पराठा के जैसे गुलाब जामुन भर देता है पराठा में, मान लो ना, मान के चलते हैं। तो अगर कोई ऐसा दुकानदार है जो कि गुलाब जामुन का पराठा बनाता है, तो उसके लिए गुलाब जामुन क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो हर वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है जिससे हम कुछ और सामान बनाते हैं। आ गई बात समझ में? लेकिन ये कैपिटल गुड्स के जैसा नहीं है, ये भी है कंजम्पशन गुड्स है, लेकिन उस कंजम्पशन गुड्स से हम लोग क्या करते हैं? कोई और नया आइटम बनाते हैं, ऐसा समझ। आई बात समझ में? जैसे कि गेहूं का एग्जांपल ले सकते हो, गेहूं से हम लोग क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं, और आटा से अब तुम ब्रेड बना लो, रोटी बना लो। आई बात समझ में? तो ब्रेड क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। आटा क्या हो जाएगा? तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। और व्हीट तो इनपुट रहेगा, इनपुट कहलाएगा। एक और एग्जांपल में बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। मान लो कि तुमने अभी हम लोग क्या समझे कि ब्रेड क्या है? हमारा फाइनल गुड्स। लेकिन कोई मान लो ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनाता है, तो उस आदमी के लिए ये ब्रेड क्या हो गया? ये अब इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, और ब्रेड पकौड़ा जो है वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज। अगर एंड यूजर यूज कर रहा है, एंड फाइनल यूजर वही यूज कर रहा है, तो वो हमारा फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वो यूज किया जा रहा है कुछ और बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में ये चीज को कंसीडर किया जाता है, जीडीपी में कंसीडर किया जाता है इसको। जीडीपी हम लोग फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, है ना? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चलो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब हम लोग सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, कीनेसियन थ्योरी,
तो उसमें ये टॉपिक आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो बताओ सेविंग्स क्या होता है। तो सेविंग्स इज डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज नॉट डिवोटेड टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने इनकम किया, हमने कुछ इनकम किया ना, मान लो हमने इनकम किया, अब इनकम में से क्या कर दिया, कुछ तो हमने खर्चा कर दिया, खर्चा किया कि नहीं किया, हमने एक्सपेंडिचर कर दिया ना बाबू। अब एक्सपेंडिचर कर दिया हमने, लेकिन कैसा एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। अब इसके बाद ये वाला इक्वेशन के बाद जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैंने इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट, इट्स योर सेविंग्स। तुमने जो कमाया उसमें से खाने पीने में जो खर्चा कर दिया, कंज्यूमर गुड्स में जो खर्चा कर दिया, तो जो बचा उसी को ना सेविंग्स बोलते हैं। कोई आदमी है जो 10,000 रुपया महीना का उसको कमाई है, 8,000 रुपया वो खाने पीने में ही खर्चा कर देता, तो उसका सेविंग्स कितना बोला जाएगा, 2,000 रुपया उसका सेविंग्स है। इसमें कौन सा हाथी घोड़ा, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका ताल्लुक, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक किससे, कैपिटल से है। किससे ताल्लुक है बाबू, कैपिटल से। अब देखो कैपिटल क्या होता है, मान लो ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, ये मान लो 2013 का साल है, ये मान लो 2014 का साल है, नया साल ले लेते हैं, 2023 ले लेते हैं, 2024 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस साल में मेरा कैपिटल देखा गया कि 2023 में मेरा जो कैपिटल था ना बाबू, कैपिटल क्या था, वो मान लो 1 लाख का था, लेकिन 2024 में जाते जाते मेरा जो कैपिटल था, 2024 में मेरा जो कैपिटल था वो कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया। चेंज कितना हुआ, बदला कितना, यहां से यहां तक में बदला कितना, बताओ तो, 1 लाख का बदल गया ना। तो ये जो 1 लाख जो बदला ना, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ये सेविंग्स नहीं है। क्या है बच्चा लोग, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल में अगर कोई चेंजेस आता है, कैपिटल में चेंजेस आता है, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैपिटल में अगर चेंजेस आ गया कि पहले कैपिटल इतना था, अब कैपिटल इतना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और चेंज इन द कैपिटल, कैपिटल में जो बदलाव आ गया वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। और इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो मेरा क्या हो गया, वो सेविंग्स हो गया। आ गई बात समझ में। चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यहाँ से समझो, धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे नेशनल इनकम के करीब पहुंच रहे हैं। ध्यान से समझो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने समझ लिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कैपिटल, डेल्टा कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं, यस और नो। डेल्टा चेंज को रेफर करता है ना इकोनॉमिक्स में। तो चेंज इन कैपिटल बिटवीन टू पीरियड के अंदर जो कैपिटल में बदलाव हुआ वो मेरा इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रॉस और नेट में तुमको अंतर समझना है। तो मैं बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि देखो बाबू, अरे यार, ग्रॉस इस तरफ रखो और नेट इस तरफ रखो, नेट इस तरफ रखो। ग्रॉस और नेट में एक ही चीज का डिफरेंस लाता है। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन के रोल को ले आते हैं। डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से माइनस करोगे तो नेट बन जाएगा, और नेट में से प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, एनीथिंग। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट की जगह तुम्हारा सेविंग्स रहे, जीडीपी रहे, एनएनपी रहे, जो भी रहे। ग्रॉस को नेट बनाने का तरीका क्या है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर उल्टा बात बोले, नेट दिया रहे और बोले ग्रॉस बनाओ, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे उसमें। ठीक है, देखो यही बात लिखा हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एडिशन ऑफ स्टॉक विद इन ए स्पेसिफाइड। देखो, तो ग्रॉस का मतलब तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सेम थिंग। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, जो तुम्हारा कैपिटल में एडिशन हो गया वो एक निश्चित पीरियड के बीच में, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ही बात। नेट का मतलब अब क्या है, अब समझ लो क्या लिख रहा है, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बोले तो माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। फॉर्मूला ये रहा, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया रहे और तुमको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना रहे तो हम लोग डेप्रिसिएशन घटाते हैं। लेकिन अगर नेट इन्वेस्टमेंट दिया रहे और हमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना रहे तो ये डेप्रिसिएशन फिर फॉर्मूला में इधर आ जाएगा ना, और जैसे ही इधर आएगा तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। 9-10 में इक्वेशन जो समझे तो क्लियर है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट होता है, चेंज इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, यू मे कॉल इट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आल्सो। नेट इन्वेस्टमेंट अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट के केस में नहीं, जब कभी भी हमको किसी भी ग्रॉस को नेट बनाना रहेगा तो हमारा डेप्रिसिएशन माइनस है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक बोलो ना हाँ ना तो बोलो कुछ।
चलो अब हम लोग आ जाओ यहाँ पे, हम लोग ममता बनर्जी वाला टॉपिक पे आ गए हम। क्या है ममता बनर्जी का टॉपिक? ये है भैया ट्रांसफर पेमेंट। क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसा पैसा, ऐसा कोई भी पैसा जो दिया जाए बिना किसी सर्विस या गुड्स को रिसीव किए। इन जनरल क्या होता है कि तुमको पैसा कब मिलता है? जब तुमको या तो गुड्स देते हो या तो सर्विस देते हो, तभी तो पैसा मिलता है। हम तुमको पढ़ा रहे हैं तभी ना तुम फीस दोगे, हम नहीं पढ़ाएंगे तुम फीस देने आओगे। तो या तो तुमको पैसा कमाना है, या तो तुमको गुड्स देना पड़ेगा, या तो तुमको सर्विस देना पड़ेगा। यही सिस्टम चलता है इकोनॉमी में। लेकिन इकोनॉमी में कुछ एक स्पेशल केस हो जाता है जहां पे ना आदमी गुड्स देता है ना सर्विस देता है, तभी भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल जाता है। क्यों? गवर्नमेंट कहते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए दे रहे हैं, वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए दे रहे हैं, उसको मदद करने के लिए दे रहे हैं। जिस भी नाम से गवर्नमेंट दे, उस नाम का कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई पैसा दिया जाए जिसके बदले में ना तो गुड्स मिले ना तो सर्विस मिले, हर उस पैसे को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। हर उस पैसे को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं जो पैसा दिया जाए बिना किसी गुड्स या सर्विस को लिए। आई बात समझ में? तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो क्या लिखा हो, ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोस पेमेंट व्हिच आर मेड विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज। ना कोई गुड्स लिया ना कोई सर्विस लिया, फिर भी पैसा दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा वो। राइट? जैसे कि विडो लोगों को, महिलाओं को कई बार कई एक स्टेट में देखोगे ना, महिलाओं को कुछ सुविधा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। ठीक है भाई, जो वृद्धा लोग हैं उनको कुछ पेंशन दिया जाता है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ भत्ता दिया जाता है। ठीक है, कुछ सब्सिडी दिया जाता है, किसानों को और इंडस्ट्रीज लोगों को भी कुछ छूट दिया जाता है ताकि वो बिजनेस को प्रमोट कर सके। आई बात समझ में? तो ये सब सारा चीज क्या है? ये सारा ट्रांसफर पेमेंट है। और बंगाल के पर्सपेक्टिव से समझो तो बहुत सारा एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे लक्ष्मीर भंडार, शिक्षाश्री, मेधाश्री, स्वास्थ्य साथी, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफर पेमेंट। स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया था, आदमी जाके इलाज करा लेता है, तो कोई थोड़े ना, कोई ना तो गुड्स दिया ना तो सर्विस दिया, लेकिन उसको पैसा तो मिल ही गया या इलाज तो मिल ही गया फ्री में। और इस केस में तो लक्ष्मीर भंडार में तो सीधे सीधे लक्ष्मी आ जाता है घर में, नहीं आ जाता है क्या? तो ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। उसके लिए ना तो कोई गुड्स दिया ना तो कोई सर्विस दिया, फिर भी पैसा आ गया, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसफर पेमेंट हो गया। ठीक है, अलग अलग सरकार चलाती है, अब ये हर एक सरकार का जो है वो एक पॉलिसी का पार्ट हो गया। हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फ्री में देती है। जैसे कि मोदी सरकार देखो जो है वो अनाज वगैरह फ्री नहीं देती है क्या? अनाज वगैरह गाँव देहात में जाओ तुमको देखो अनाज वगैरह फ्री मिलता है। ये सब जो है ट्रांसफर पेमेंट है, हर गवर्नमेंट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चले जाओ दिल्ली तो वहां पे पानी बिजली सब फ्री देता है, बहुत सारा हर गवर्नमेंट करती है। बंगाल का चुनाव आएगा तो अभी और कुछ अनाउंसमेंट होगा, चिंता मत करो। क्लियर है वाला चीज अभी तक? ट्रांसफर पेमेंट समझ में आ गया? चलो लेट्स मूव ऑन टू क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे। क्या होता है ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी? देखो ये यहाँ चेन वगैरह से तुमको समझ में आ जा रहा होगा। यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी होती है ना जो दूसरे देशों के साथ कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं रहती हैं। मतलब क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो इंटरनेशनल ट्रेड। ये लोग कोई इंटरनेशनल ट्रेड पे भरोसा नहीं करते हैं। नो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होगा बच्चा लोग? ना तो ये लोग कोई इंपोर्ट करते हैं और ना तो किसी एक चीज का एक्सपोर्ट करते हैं। ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। बाहर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखने का, अपने पास जो है बस उसी में खाओ पियो संतुष्ट रहो। क्लोज इकोनॉमी। लेकिन आज के समय में ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है क्या? ये क्या संभव है क्या कि तुम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना करो? देखो क्योंकि भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया ना, तो जैसे हर इंसान को सब कुछ नहीं दिया, हर इंसान को सब कुछ नहीं दिया ना, मेरे अंदर कुछ अच्छा ही है तो कुछ कमी है, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा ही है तो कुछ कमी है। उसी तरह से इस विश्व को भी ना किसी एक देश को या किसी एक जगह को सब कुछ नहीं दिया। किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया, तो किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया। अब तुमको जो दिया, तुम्हारे पास वो चीज ज्यादा है, वो चीज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन बहुत सारी चीज तुमको नहीं दिया, तो जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। और नहीं तो उसी के बगैर तुमको जिंदगी जीना पड़ेगा। उसी के बगैर तुम जिंदगी जियो तो लोगों को सुविधाएं चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए। लोग असुविधा में नहीं जी सकते। जब जब लोगों को जरूरत पड़ती है, कोई चीज का सुविधा होता है तो वो क्या करता है? सुविधा का रास्ता खोज लेता है। और कई बार अपने देश में जब सुविधा का रास्ता नहीं मिलता तो दूसरे देश से भी उस चीज को मंगाते हैं। जैसे हम लोग देखो आईफोन वगैरह नहीं मंगाते हैं, फोन वगैरह मंगा, कितना सारा चीज हम लोग विदेश से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, विदेशी लोग हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करता है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन चीजों को। तो ये चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तुम लोग वो रिलेटिव एडवांटेज वाला थ्योरी नहीं पढ़ते सेकंड सेमेस्टर में, रिकार्डो थ्योरी?
एब्सोल्यूट एडवांटेज वगैरह तो थ्योरी नहीं पढ़े थे, किसी एक देश का एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है कुछ चीजों को बनाने में, किसी दूसरे देश का रिलेटिव एडवांटेज होता है। जिसके पास अब किसी चीज को बनाने का, जैसे इंडिया के पास चाय बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो चाय बनाएगा, कॉफी में क्यों भेजा लगाएगा, कॉफी खरीद लेगा दूसरे देश से, बल्कि सस्ता पड़ जाएगा। अपने बनाने जाएगा तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छा क्वालिटी का शायद बन भी ना पाए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट को बता रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इंडिया वैसे सबसे अच्छा ही बना लेता है, ऐसा कोई बात नहीं, बट फिर भी जिसमें उसका एडवांटेज है वो बनाओ ना। अब जैसे कॉमर्स पढ़ाने में मेरा एडवांटेज है, अब हम चले गए क्या चीज पढ़ाने के लिए, हम चले गए आर्ट्स पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए, तो मेरा टाइम भी वेस्टेज होगा और प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं आएगा, अच्छा कंटेंट भी नहीं आ पाएगा। आ गई बात समझ में? तो सिंपल बात है, जिसका जिस चीज में एडवांटेज है उस चीज को वो बताए। तो यही बात है कि जो कंट्री है, तो पहले के समय का ये कॉन्सेप्ट है, क्लोज इकोनॉमी क्या है, पहले के समय का कॉन्सेप्ट है, जब कोई देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता ही नहीं था। अब ये है नहीं, अब हर देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, हर देश को दूसरे देश के साथ ट्रेड करना पड़ता है, कोई थोड़ा कम करता है, कोई थोड़ा ज्यादा करता है, बस इतना ही अंतर है। क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ते हैं। An economy is said to be closed economy if it has no transactions with the rest of the world। कोई ऐसा देश जो दूसरे देश के साथ कोई ट्रांजैक्शन ही ना रखे, उसको बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी। देयर आर नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, ना कोई इम्पोर्ट होगा ना कोई एक्सपोर्ट होगा, ना कोई मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल होगा, मतलब ना तो कोई आदमी यहाँ से इस देश से दूसरे देश काम करने जाएगा, ना दूसरे देश का आदमी इस देश में काम करने आएगा। अभी तो जाते आते हैं कि नहीं बताओ, इंडिया का बहुत सारा आदमी जो है वो विदेशों में जाके काम करता है, और बहुत सारे फॉरेनर को भी इंडिया में काम करते हुए तुम देखोगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ओपन इकोनॉमी की वजह से होता है। क्लोज इकोनॉमी में ये सब कुछ नहीं होता है, ना कोई एक्सपोर्ट होगा, ना कोई इंपोर्ट होगा, ना कोई लेबर जाएगा, ना कोई कैपिटल जाएगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री, कुछ नहीं जाएगा, दरवाजा बंद बंद। दिख रहा है तुमको? ये इम्प्रैक्टिकल है, होता नहीं है, रियलिटी में नहीं होता है, बस तुमको थ्योरी के लिए पढ़ ली। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो ये हो गया क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इसी इसका ऑपोजिट होगा, जहां पे बिल्कुल दरवाजे खुले रहेंगे, भैया हम भी बनाएंगे सामान, तुम भी बनो, जिसका सामान अच्छा है वो बिकेगा, हम भी इंपोर्ट करेंगे, तुम भी इंपोर्ट करो, हम इंपोर्ट भी करेंगे एक्सपोर्ट भी करेंगे, तुम्हारा सामान अच्छा हमारे देश में आके बेच जाओ, मेरा सामान अच्छा तुम्हारे देश में आके बेच जाएगा। बीच में टैरिफ वगैरह लगाया जाता है, टैरिफ कोटा लगाया जाता है, जो कि तुम लोग 11 में पढ़े भी हो, और अभी रिसेंट डेज में तुम टैरिफ टैरिफ बहुत सुन भी रहे होगे। ट्रम्प का टैरिफ खेल चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो वो एक अलग बात है, जिससे क्या किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी हम लोग यही पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग भी इंटरनेशनल ट्रेड को फिर से रिपीट करेंगे, तो वहां और डिटेल्स में बताऊंगा। अभी के लिए ओपन इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज सेड टू बी ओपन इकोनॉमी इफ इट हैज ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो ओपन इकोनॉमी होगा। जैसे हम लोग का क्या है, ओपन इकोनॉमी है, और दुनिया के 99% देश, मुझे तो एक भी देश याद नहीं आता है जो क्लोज इकोनॉमी वाला देश, एक भी देश। कुछ कम है कुछ ज्यादा है, कोई कम थोड़ा परचेज करता है, कोई थोड़ा ज्यादा परचेज करता है। जैसे ब्राजील क्या करता है ना, ब्राजील कोशिश करता है अपने देश के ऊपर ही ज्यादातर सामान को डिपेंड करे, सबसे मैंने बहुत कम वो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ब्राजील इज वेरी वेरी क्लोज टू बी कॉल्ड एज क्लोज इकोनॉमी, बट दैट इज नॉट ऑल्सो कैन बी 100% कॉल्ड एज अ क्लोज इकोनॉमी, वो भी क्लोज इकोनॉमी 100% नहीं। आई बात समझ में? और इंडिया तो पूरा ही ओपन इकोनॉमी, पूरा ओपन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, साथ साथ में हमारे यहाँ से लेबर भी जाता है दूसरे देश में, दूसरे देश का भी आता है, कैपिटल का भी मूवमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में। आई बात समझ में? जो हमारे देश के जो लेबर है वो दूसरे देश में जाके काम करते हैं, दूसरे देश के लेबर हमारे यहाँ आके काम करते हैं। और ये पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग नेशनल इनकम को कंसीडर करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बनकर आता है। क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है? NFIA। याद आ रहा है तुम लोग को? तो याद ही आ रहा होगा। NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि हमारे देश के लोग जब बाहर जाके काम करेंगे तो लोग कुछ कमाई करेंगे ना, और विदेशी लोग हमारे देश में आए काम करेंगे तो लोग भी कुछ कमाई करेगा। तो इसके डिफरेंस को हम लोग NFIA कहते हैं। कि हमारे लोग मान लो बाहर जाके कमा के बाहर गए ना, हमारे देशवासी बाहर जाके 10,000 रुपया कमाए, और विदेशी लोग हमारे यहाँ आके 9,000 रुपया कमाया, तो NFIA कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया का हो जाएगा। मैंने हमारे देश के लोग माइनस विदेशी लोग का इनकम, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? NFIA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। हम लोग आज सीखेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं? चलो गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट कि कोई एक चीज अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, जिसके क्वांटिटी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम मेजर कर सको, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम क्या कर सको बच्चा लोग? मेजर कर सको। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात को समझ लो। इंपॉर्टेंट बात कौन सा पेन से लिखें? चलो इसी से लिखते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है?
मेजरेबल ऐसा कोई भी चीज जो मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ, दिख रहा है आपको तुम लोग को, एट अ, यहां लिख देता हूं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना कि 10:30 बजे बताओ तो कि इस बॉटल में कितना पानी है, तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? कोई नापने वाला चीज अगर नहीं बता पाएगा तुम लोग आराम से बता देगा। अगर हम बताए कि बताओ तो अभी हम लोग का क्लास में कितना बेंच लगा हुआ है, बताओगे इनके, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे आराम से। अभी मैं बोलूं कि बताओ तो मेरे पास ये कितने सारे ट्रॉफीज रखे हुए, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? तो गिन के आराम से बता दोगे, क्योंकि सारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मूव थोड़ा ना कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं, अगर मान लो एक सिचुएशन है कि जब सारा बेंच यहां से वहां जा रहा है, आ रहा है, और मैं तुमको बताऊं कि बताओ तो अभी कितना बेंच है, तो हो सकता है जब तक तुम बताने जाओगे हो सकता है 1-2 बेंच बाहर निकल जाए। नहीं, वो हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझे तो। या मान लो इस पानी को हम बोले कि भाई अभी बताओ, हम एक ग्लास ले लिए, इसमें पानी को हम गिराना शुरू कर दिया और बोले कि अब बताओ इसमें कितना पानी है, तो तुम नहीं बता पाओगे ठीक से। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि जब तक तुम बताओगे तब तक इसका पानी या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? इसमें से गिर रहा तो कम हो जाएगा, और अगर मान लो कोई हम ग्लास वगैरह में ले रहे तो इसमें ज्यादा हो जाएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर पानी बह रहा है तो तुम नहीं बता सकते। ये श्रद्धा सही बात है कि नहीं? पानी अगर बह रहा है तो नहीं, हाँ, लेकिन अगर स्थिर अवस्था में तो बता पाओगे। अगर हमारा गोडाउन है, उस गोडाउन में अगर हम चावल का बोरा रख के रखे हैं, चीनी का बोरा रख के रखे हैं, तो वो क्या है? गोडाउन में कोई चीज पड़ा हुआ है तो वो क्या है? वो स्टॉक है। लेकिन दुकान में अगर कोई चीज पड़ा हुआ है तो वो क्या है बताओ? वो फ्लो है। क्यों? क्योंकि कोई कस्टमर आ रहा है, खरीद के ले जा रहा है। कितना सामान, कितना लो साबुन हम रखे थे सुबह, 50 साबुन रखे थे, लेकिन वो तो कस्टमर आ रहा है, ले जा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बताना थोड़ा मुश्किल है। आई बात समझ में? क्योंकि वो बदलता रह सकता है। तो एनीथिंग विच इज मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक खास पॉइंट पे, 2 बजे, 3 बजे, 1 तारीख को, 4 तारीख को अगर कोई चीज मेजर किया जा सके, वो स्टॉक है। लेकिन कोई एक चीज जो लगातार बदलता रह रहा है, जिसकी क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज होती रह रही है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते ना, लेकिन मेजर तो करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ये हमारा जो मेजरेबल होता है बाबू, ये मेजरेबल एट अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं बताओ? पीरियड में मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं कि बताओ 9 बजे से 10 बजे तक कितना बेंच था, 10 बजे से 11 बजे तक कितना पानी था, तब हम लोग निकाल पाएंगे ना। एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जैसे इजी के लिए। जैसे मान लो कि किसी पूल में या किसी टैंक में, किसी बाल्टी में जो पानी है वो क्या है? वो स्टॉक है। लेकिन नदी में बहता हुआ पानी क्या है? समुद्र में बहता हुआ पानी क्या है? तो फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं बता पाओगे कितना पानी बहा। हाँ, अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा की बात करोगे तो तुम बता सकते हो कि हाँ 1 घंटे में यहां से कितना पानी पास हुआ, तो तुम मेजरेबल है। लेकिन उसके लिए एक पीरियड चाहिए तुम्हें। आई बात समझ में? इसी तरह से और बताओ, मान लो मेरे पर्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है, अगर ये तुमको बताना रहे तो आराम से पर्स निकालोगे, पैसा गिन के नहीं बता दोगे। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस पूरे महीने में मेरे पर्स में कितना पैसा है, या इस पूरे महीने में मेरे को कितना इनकम हुआ, तुम नहीं बता पाओगे ना, दिक्कत होगा तुमको। क्योंकि पूरा महीना फिर तुमको लेना पड़ेगा, 1 तारीख से इतना तारीख तक। क्यों? क्योंकि पर्स में पैसा आ रहा है, जा रहा है, खर्चा हो रहा है। तो जब भी किसी चीज को एक पीरियड में मेजर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये तुमको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये क्या है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट? जैसे कि कैपिटल क्या है? कैपिटल तुम्हारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैपिटल स्टॉक है भाई, 1 लाख कैपिटल लगाया तो 1 लाख कैपिटल, जब तक तुम एडिशनल कैपिटल नहीं लगाओगे तो कैपिटल फिक्स है ना, वो हर दिन थोड़ी ना कैपिटल बढ़ता घटता है। हर दिन जो बढ़ता घटता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फ्लो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर दिन घटता बढ़ता है बाबू। शेयर का वैल्यू जिस दिन ऊपर जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ऊपर चला जाएगा, शेयर का वैल्यू जिस दिन नीचे आएगा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा नीचे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन कैपिटल है ना, वो बढ़ता घटता हो सकता है। इनकम क्या है तुम्हारा? इनकम, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनकम क्या होता है? बढ़ता घटता रह सकता है। प्रॉफिट लॉस क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, बढ़ता घटता रह सकता है। आ रही बात समझ में कि नहीं बताओ? डिमांड सप्लाई क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, बढ़ता घटता रह सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या, बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया ना, इसलिए। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वही बात है, जैसे कि ये सब में कितना कोल्ड ड्रिंक्स है, किसी निश्चित समय पे तुम मेजर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आराम से कर पाओगे। भैया ये जो है 300 लीटर वाला पैक है तो इसमें 300 होगा, इसमें
500 होगा, मे बी इसमें 1 लीटर होगा, मेजर कर सकते हैं। इसमें 300 होगा, नहीं मेजर कर सकते हैं क्या आराम से, क्योंकि ये स्टॉक अवस्था में है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम नहीं होता है कि 2 बजे नापेंगे तो भी उतना ही रहेगा, 3 बजे नापेंगे तो भी उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा क्या, सेम रहेगा। मेरा पर्स में अभी अभी क्लास का शुरुआत है, अभी मान लो कि 11 बजे 10:30 बज रहा है, तो मेरा पर्स में अभी जो पैसा है 1 घंटा बाद पैसा कम बेसी हो जाएगा क्या, स्टॉक है, थोड़ा कम बेसी होगा, वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है बाबू, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट्स अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, अनचेंजिंग, जो बदलता नहीं उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, इसका क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, जो स्टॉक होता है उसका क्वांटिटी चेंज नहीं होता। अब यही सारे एग्जांपल्स याद रखने, यही सारे एग्जांपल देके पूछेगा कि बताओ ये स्टॉक है कि कॉन्सेप्ट माने फ्लो है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, देखो मनी जो है ना, पूरे इकोनॉमी का जो मनी है ना, हमेशा फिक्स रहता है, याद रखना। मनी सप्लाई तभी बढ़ता है जब गवर्नमेंट रिजर्व बैंक को बोलता है और रिजर्व बैंक सोचता है कि अब पैसा बढ़ाने का समय है, तभी नया पैसा आता है। अदरवाइज जो पैसा प्रिंट होके आ गया बस वही चलता रहता है काफी समय तक। अब वही वही 500 रुपया का नोट कभी तुम्हारे पास रहता है, फीस देना होता है, तुम मेरे को दे देते, तो हमको जरूरत पड़ता है हम ले लाला को दे देते हैं, लाला क्या करता है फिर बैंक में दे देता है, फिर बैंक क्या करता है, कोई आता है उसको लोन दे देता है, लोन वाला क्या करता है कि जाके बिल्डिंग बना देता है, वहां से लेबर को दे देता है, लेबर क्या करता है जाके सब्जी खरीद लेता है, वही पैसा घूमता रहता है। तो पैसा थोड़ा ना बढ़ा घटा, वो बस तुम्हारे हाथ से कभी मेरे हाथ में आया, कभी किसी और के हाथ में गया, कभी किसी और के हाथ में। तो स्टॉक ऑफ मनी, मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, तो चेंज नहीं हो रहा, बस हाथ बदल रहा है बाबू। आगे बात समझ में किसी समझ में आई। तो स्टॉक ऑफ मनी क्या है, फिक्स कॉन्सेप्ट है। स्टोर्ड अमाउंट ऑफ राइस, अगर हमने राइस कहीं जमा करके रखा है तो क्या है, स्टॉक है। पानी एक टैंक में क्या है, स्टॉक है। वेल्थ, देश का वेल्थ जो संपत्ति है वो फिक्स्ड है। जैसे मान लो कि ये जो फ्लैट है, ये जो रूम है, ये क्या है, ये मेरा वेल्थ है, ये मेरा संपत्ति है। तो संपत्ति थोड़ी ना रातों रात 1 करेगा, 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। छोटा बड़ा संपत्ति, देश का जो संपत्ति है, देश का जो वेल्थ है वो ऑलमोस्ट फिक्स है, फिक्स ही रहता है। वेल्थ समझ रहे हो ना, वेल्थ बोलते तो संपत्ति। इनकम घटता बढ़ता रह सकता है, संपत्ति थोड़ी ना रातों रात चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है। मेरा एक बाइक है वो मेरा संपत्ति है, थोड़ा ना एक बाइक रात में रखेंगे 1 हो जाएगा, सुबह उठ के देंगे 2 हो जाएगा, थोड़ा ना होगा, बिकॉज दैट इज अ फिक्स कॉन्सेप्ट। देखो कैपिटल क्या है, फिक्स कॉन्सेप्ट है। बैंक बैलेंस क्या है, फिक्स कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर डे पर क्या है, ये फिक्स है ना, एक पर्टिकुलर डे पर पॉपुलेशन जो होगा फिक्स होगा, फिर नेक्स्ट डे बढ़ेगा घटेगा, जो भी होगा। आई बात समझ में। तुम ये मत समझ लें कि सर इंडिया में तो हर सेकंड बढ़ता घटता रहता है, जो भी बढ़ता घटता, लेकिन किसी पर्टिकुलर डे पे तुम चाहो तो इसका डेटा मिल जाए कि इस पर्टिकुलर डे इंडिया क्या पॉपुलेशन था इस पर्टिकुलर डे पर। पूरे अगर हम लोग 1 महीना का लेंगे या 1 साल का लेंगे तब वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डे पर चाहा जाएगा तो निकाला जा सकता है। नहीं बोलते प्रधानमंत्री के 125 करोड़ का पॉपुलेशन है, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो ये मेजरेबल है, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजरेबल। क्यों मेजरेबल, क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई अगर आएगा बोलेगा कि आपके घर का पॉपुलेशन कितना है, तो आज जो है वो वही है, फिक्स है भाई। आज मेरे घर में पॉपुलेशन क्या है, फिक्स नहीं है क्या, तो मेरे घर में पॉपुलेशन फिक्स, तुम्हारे घर में पॉपुलेशन फिक्स, इसके घर में पॉपुलेशन फिक्स, सबका घर का पॉपुलेशन फिक्स जोड़ दिया तो फिक्स ही तो निकलेगा। तो पॉपुलेशन इज व्हाट, इट्स अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। यही सारा चीज आएगा, या पूछेगा कैपिटल क्या है, तुम क्या बताओगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बैंक बैलेंस क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसको याद रखो। फ्लो कॉन्सेप्ट में चलते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है फ्लो वेरिएबल्स। फ्लो वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करते, बल्कि पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ठीक है, और पीरियड ऑफ मेजर में क्यों करते हैं, क्यों पीरियड में मेजर करना पड़ता है, क्योंकि ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ये चेंज होता रहता है भाई, बदलता रहता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही तुम बोलोगे कि अभी इतना पानी है, तब तक पता चलेगा कि पानी कम बेसी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब तक तुम बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट इतना है, तब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो घट बढ़ सकता है, प्रॉफिट घट बढ़ सकता है, डिमांड घट बढ़ सकता है। आई बात समझ में, इनकम घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज क्या है, वेरिएबल है, मैंने फ्लो वेरिएबल से क्या, इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो, यही सारा तुमको एग्जांपल्स याद रखना, यही सब तुम्हारे एमसीक्यू में आएगा। पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ, तो इन्वेस्टमेंट चूंकि बढ़ता घटता रहता है, ये क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। कंजम्पशन क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। इनकम क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। एक नदी का पानी क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, फ्लो वेरिएबल है। डिमांड क्या है, फ्लो वेरिएबल है। सप्लाई क्या है, फ्लो वेरिएबल। सेविंग्स क्या है, फ्लो वेरिएबल्स। क्यों सेविंग्स फ्लो वेरिएबल्स है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े सेविंग्स का मतलब क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही तो तुम्हारा ये है ना।
तो ये एक्सपेंडिचर तुम्हारा बढ़ता घटता नहीं है क्या? जब तक कोई मेजर करने जाएगा हो सकता है कि एक्सपेंडिचर थोड़ा सा हो गया, कुछ खर्चा हो गया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर, और इनकम को भी हम लोग हर हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर, तो ये दोनों ही अपने आप में फ्लो वेरिएबल्स होते हैं, इसका जो रिजल्ट होगा तो फ्लो वेरिएबल होगा ही। समझ में आ रहा है?